सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। दिल्ली पुलिस ने 1986 में प्रीपेड टैक्सी का कॉन्सेप्ट निकाला था, लगभग 40 साल पहले। और उसके पीछे मंशा ये थी कि जो यात्री हैं उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। उस पर पुलिस की निगरानी का एक सिस्टम था और जो यात्री प्रीपेड टैक्सी के माध्यम से जाते थे उनके लिए प्रीपेड टैक्सी बूथ होते थे। प्रीपेड टैक्सी के यात्री सुरक्षित पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे उसकी एक निगरानी होती थी। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस अपनी सेवा के लिए यात्रियों से सर्विस चार्ज लिया करती थी। वो सर्विस चार्ज इतना पर्याप्त था कि उस सर्विस चार्ज के माध्यम से जो एम्प्लॉयज थे इस प्रीपेड टैक्सी को चलाने के लिए, उन कर्मचारियों की सारी तनख्वाह, सब कुछ, सारा मेंटेनेंस उस प्रीपेड टैक्सी के सर्विस चार्ज के माध्यम से दिल्ली पुलिस करती थी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो इस योजना के मील के पत्थर थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस प्रीपेड टैक्सी के कॉन्सेप्ट को सफल बनाया, लगभग ऐसे 150 कर्मचारी जिनको 850 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सैलरी दी जाती थी, और इतना ही नहीं, उनके दिन रात के अथक परिश्रम के कारण इस प्रीपेड टैक्सी योजना में 10 करोड़ रुपए की एफडी थी, यानी कि यह मुनाफे की योजना थी। उन लोगों के दिन रात की मेहनत की बदौलत 10 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट था इसमें। अभी अचानक दिल्ली पुलिस को और गृह मंत्री जी को यह सूझा कि हमको इस पूरी योजना को एक अलग रूप में लेके आना है। जो हजारों टैक्सी इस प्रीपेड टैक्सी योजना के तहत चलती थी, उनको एक ऐप के जरिए वो अपने तरीके से इसको संचालित करना चाहते हैं। लेकिन जो इस योजना को चलाने वाले मील के पत्थर थे, जो नींव के पत्थर थे, जिनके मेहनत, जिनके परिश्रम के बुनियाद पे ये प्रीपेड टैक्सी योजना खड़ी हुई, लगभग 112 के एम्प्लॉयज को निकाल के बाहर कर दिया गया। 112 के एम्प्लॉयज को निकाल के बाहर कर दिया गया और बाकी जो लोग बचे हुए हैं 38 के करीब, उनको भी अब कुछ ही दिनों में निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। उनका भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मांग करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस प्रीपेड टैक्सी को दिन रात के परिश्रम से, मेहनत से 40 सालों में अपनी सेवाएं देकर मजबूत किया, उन लोगों को निकालने का काम मत कीजिए। उनके परिवारों को भुखमरी की कगार पे पहुंचाने का काम मत कीजिए। आज 60 साल, 50 साल, 55 साल की अवस्था में वो कहां जाएंगे? एक अंधेरे कुएं में आपने उनको धकेलने का जो काम किया है, इस फैसले को वापस लीजिए। आप जो भी अपनी योजना चलाना चाहते हैं, उसी योजना के अंतर्गत इन लोगों को भी, सारे के सारे 150 एम्प्लॉयज जो प्रीपेड टैक्सी की, जिन्होंने शुरुआती दिनों से काम अपना शुरू किया था, उनको यथावत जैसे वो पहले थे उसी तरीके से उनको रखा जाए। हमारे जो साथी इस नई शुरुआत और नई कहानी में गृह मंत्री जी और दिल्ली पुलिस का शिकार हुए हैं, जिनको निकाला गया है, मैं उनसे चाहूंगा वो भी अपनी बात आपके सामने रखें। अपना नाम और पूरी डिटेल। सबसे पहले तो सर को मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हमने हर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को लेटर लिखे, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। आज हम माननीय सांसद जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी बात यहाँ रख पा रहे हैं।
दिल्ली पुलिस एक तरफ तो ये कहती है कि ये नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस पे हम इसको चला रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो सहकार टैक्सी आई है ये रेवेन्यू जनरेशन का बहाना लेकर हम लोगों को जो है रिमूव कर रही है और टर्मिनेशन लेटर दे दिया 22 तारीख से। तो मेरा यही अनुरोध है कि इस पे एक बार सब सीनियर अधिकारी संज्ञान लें और हमारी समस्या का समाधान करें। कितना धन्यवाद। डेली आपको कितना मिलता था वो सब बता दीजिए, वेजेस वगैरह। पिछले 40 वर्षों में अब तक जो सैलरी दे रहे हैं ये लोग 25 से 26 हजार रुपए दे रहे हैं और पर डे 843 पे करते हैं। आपको कुछ कहना है? ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शहनाज है और मैं यहाँ प्रीपेड में सीसी के काउंटर क्लर्क के हैसियत से काम करती हूँ और मेरे साथ बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनकी जीविका सिर्फ इसी से चलती थी। हमें आश्वासन ये दिया गया था वहाँ जब सहकार टैक्सी का हमारे ट्रेनिंग दी गई कि हम आपके साथ काम करेंगे। हमने पूछा भी कि हमें निकाला तो नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने हमसे यही कहा कि नहीं, आपके साथ हम काम करेंगे, आपको डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, आप अब हाथ से स्लिप ना काट कर टैब से वाईफाई सब कुछ प्रोवाइड करवा के तब करेंगे। लेकिन उल्टा हो गया, हमें बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कोई कुछ बताए, कोई भी मतलब एविडेंस ना दिखा के हमें ऐसे ही रातों रात बाहर कर दिया गया। हमारे सारे साथी लाचार हो गए बिल्कुल, ना हम अपने बच्चों के लिए पढ़ाई का कोई खर्चा उठा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ हमारा इसी से था। हमें कोई पेंशन नहीं मिलती, किसी तरह का कोई बेनिफिट हमें यहाँ से नहीं मिलता, दैनिक भोगी हैं हम। उसके बाद सहकार टैक्सी आई, भारत टैक्सी ने हमारे साथ मिलकर काम करने का दावा किया था कि काम साथ में मिलकर करेंगे और हमें ही रात में बाहर कर दिया गया। जो बचे हुए हैं वो भी अब ये डर में है कि कहीं हमें कल ना निकाल दिया जाए। दूसरी बात ये कि जब सरकार ये दावा करती है कि हम गरीबों को खाना भी देंगे, घर भी देंगे, सब कुछ देंगे, तो हम गरीबों पे नजर क्यों नहीं है? हमें जो हम कर रहे थे मेहनत से, महामारी के टाइम पे हमने काम किया, महामारी के टाइम पे भी हमारे दो साथी इस ड्यूटी के टाइम पे संक्रमित हुए इस महामारी में, कोरोना में, और उनकी डेथ हो गई। उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनके मरने के बाद उनके परिवार को कोई नौकरी तक नहीं दी गई, किसी तरह का वित्तीय सहायता नहीं दी गई, कुछ नहीं दिया गया। उसके बाद भी हम लोग लगे हुए थे शायद कुछ आगे कुछ हमारे बेनिफिट के लिए हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन उल्टा ये हुआ कि भारत टैक्सी आई, हमारा सहयोग करने के लिए आई थी और हमें ही बाहर कर दिया गया। हम न्याय चाहते हैं, चाहे सरकार हमारी तरफ ध्यान दे, हम भारत टैक्सी के साथ काम करेंगे, लेकिन हमारे लिए कुछ सोचा जाए, हमारे बेनिफिट के लिए भी सोचा जाए, जो चालकों के लिए सोचा जा रहा है वो हमारे लिए भी हो, और हमें नौकरी पे वापस दिया जाए, क्योंकि हमारी जगह दूसरों को दी जा रही है। थैंक यू सर। आप भी देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्होंने अपने दो साथी गंवाए कोरोना के समय में। प्रीपेड टैक्सी में जो लोग काम करते थे, इनके साथ के दो लोगों की जान गई कोरोना के समय में। तो ऐसे लोगों को आप आज बिल्कुल बेघर बेरोजगार कर दे रहे हैं, तो वो ठीक नहीं। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आज वो हमारे साथ खड़े हैं तो इसकी तरफ गृह मंत्रालय भी सोचेगा और कमिश्नर साहब भी सोचेंगे। मैं आपको एक बात को याद दिलाना चाहूँगा, ये लड़ाई हमारी आज से नहीं है, सन 86 से चल रही है और हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी 2 बार पुलिस कमिश्नर साहब को, इस पुलिस विभाग को ये आदेश मिला था कि इनका कैटेगराइजेशन करके इनको जो भी फैसिलिटी है वो दिल्ली पुलिस के इक्वल जॉब इक्वल पे दिया जाए। लेकिन उससे भी हम वंचित रहे, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करना था, कोई इसका बजट सेक्शन नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा अभी कमिश्नर साहब से कि जो 300 करोड़ का अभी बजट इशू हुआ है वो किस बिहार पे हुआ, जब हमारे पास पहले इनको बोला गया था कि भाई इनके पास हमारे को देने के लिए बजट नहीं है, जबकि हमारी खुद की अपनी इनकम सोर्स नहीं होती थी कि सारे खर्चे हमारे डिपार्टमेंट से निकल जाते थे। तो इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा और सर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप आगे भी उठाएं और हमें जो हमारा हक है वो दिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि इनको परमानेंट करने की भी कोर्ट ने बात कही थी और डीओपीटी ने भी इस संदर्भ में इनको निर्देशित किया था 93-96 के दौरान कि इनको नियमित किया जाए। सर, भारत टैक्सी जब लॉन्च किया था गृह मंत्री ने, तब 9 अलग अलग संस्थाओं के साथ उनका MOU हुआ था।
जिसमें दिल्ली पुलिस के साथ भी एक था, और दिल्ली पुलिस ने ये कहा था कि प्रीपेड बूथ जो हमारा है वहां से भारत टैक्सी की सेवा मिलेगी। इनको निकालने का आधार क्या बता रहे हैं? क्या भारत टैक्सी की वजह से इनको निकाला जा रहा है, या कि भारत टैक्सी के लिए अलग से प्रशिक्षित लोगों की जरूरत है जो ये नहीं कर सकते? कुछ बोला गया है? हमें प्रशिक्षित सर, इसमें जो आधार बनाया है भारत टैक्सी ने, वो रेवेन्यू जनरेट का बनाया है। अगर रेवेन्यू जनरेट की बात है तो फिर उन्होंने नए एम्प्लॉइज क्यों भर्ती करे? और एक तरफ दिल्ली पुलिस कहती है नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस पे हम इसको चला रहे हैं, तो नई भर्ती जो हुई है तो उनको भी तो कुछ देंगे ना। ये तो साफ है, उसमें लिखा हुआ है, और अपॉइंटमेंट लेटर्स भी इन्होंने इशू करे जो अभी नई भर्ती करी है, हमारी ट्रेनिंग वगैरह भी कराई। आप कुछ बोलेंगे? बोलिए, बताइए। नमस्ते जी, मैं भी प्रीपेड पे संचालित थी नेहरू पैलेस पे, और मैंने बहुत मेहनत करी है वहाँ पर ऑटो के लिए, वैसे बहुत मेहनत करी। वो लोग आकर कहते थे भारत टैक्सी वाले, अरे आप तो बहुत मेहनत करती हैं, आप तो बहुत अच्छा कर सकती हैं, आप तो और ड्राइवर हमारे साथ जोड़ सकती हैं। फिर बिना बताए जब मेरे को लिस्ट आई है, लिस्ट पे हमारे को कोई नहीं बताया कि हमारे पे इल्जाम लगाया गया कि तुम उल्टा बोल रही थी। हम किससे उल्टा बोल रहे थे? बल्कि उनके लोग हमसे उल्टा बोल रहे थे। और हमें जब भी मीटिंग के लिए बुलाया गया, हमने हर चीज उनकी मानी। हमने अपनी संशय भी बताया कि भाई आप हम लोग को निकालनी तो नहीं दोगे? तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें तो हम और फॉरवर्ड करने इस चीज के लिए, तुम्हें नहीं निकाला जाएगा। नहीं, मुझे बड़ी खुशी है आपने मुझे इस बात की जानकारी दी, और बहुत मैं आपका आभारी हूं। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी और कानून मंत्री जी का भी मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं कि उन्होंने सूरीनाम और भारत के संसदीय दल के बीच फ्रेंडशिप बनाने की जो कमेटी बनाई है उसमें मुझे अध्यक्ष बनाया है, और ये जानते हुए भी कि उन्होंने हमारा पासपोर्ट जब्त कर रखा है। ऐसा मजाक आप क्यों कर रहे हैं? मैं देश की संसद में बैठता हूं, आपके साथ एक सांसद हूं, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आपने मेरा पासपोर्ट जब्त कर रखा है, और आपने सूरीनाम फ्रेंडशिप ग्रुप में, इंडो सूरीनाम फ्रेंडशिप ग्रुप का मुझे प्रेसिडेंट भी बना दिया। ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मतलब मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? 50 आपने देश भर में मुकदमे कर दिए मेरे ऊपर, 50 मुकदमे कर दिए, मुझे जेल में डाला, कोर्ट में मेरा पासपोर्ट जब्त है। यह बात प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है, गृह मंत्री जी को भी मालूम है, वित्त मंत्री जी को भी मालूम है, पूरे देश को मालूम है। उसके बाद आप मुझे प्रेसिडेंट बना के मुझे अलग से मजाक मेरा उड़वा रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, ये उल्लू बनाओ योजना अपनी बंद कीजिए। इस तरह से किसी अपने सांसद को जो संसद में आपके साथ बैठते हैं, इस तरह से अपमानित करना, ऐसे मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। आपने तो मेरा पासपोर्ट जब्त कर रखा है। अगर आप मुझे इस फ्रेंडशिप ग्रुप का प्रेसिडेंट बना रहे थे तो ईडी से एक एप्लीकेशन दिलवा के मेरा पासपोर्ट तो कम से कम दिलवाते। आप पासपोर्ट दिलवा देते, उसके बाद आप प्रेसिडेंट बनाते, तब मुझे लगता हाँ आपकी नीयत साफ है। आप मेरा मजाक उड़वा रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से मैं पूरे देश के लोगों को और प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, अपने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष, विशेष तौर से अपने राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति महोदय जी को इस संबंध में मैं पत्र भी लिख दूंगा कि मेरा तो पासपोर्ट पहले से ही जब्त है। अब जब हमारा पासपोर्ट ही आपने जब्त करके रखा है तो किसी फ्रेंडशिप ग्रुप का आप मान लीजिए मुझे अध्यक्ष, भारत में कोई मीटिंग करनी हो मैं कर सकता हूं, मैं कहीं जा तो सकता नहीं। आपने मेरा पासपोर्ट जब्त कर रखा है, तो ये ठीक बात नहीं है।